हेलो बच्चों। तो क्या हाल है सबके? तो सबका रिजल्ट आ गया 12th का, बड़ा अच्छा लगा। तुम लोगों को अच्छा लगा तुम्हारा रिजल्ट? नहीं लगा? क्यों? तेरे कैसे आए बेटे? आयशा बताएगी नहीं? और तुम्हारे कैसे रहे दोनों बच्चों? बेटे तुम दोनों के, तुम्हारे तो नहीं थे ना? तुम्हारे और भाई तेरे 80? सही है, ठीक है, ओके। तो रिजल्ट जैसे ही आ जाता है वैसे ही पहले मैं आप लोगों को 1-2 मिनट लेके रिजल्ट के बारे में, शायद सर ने भी बोला हो मुझे नहीं पता, बट मैं अपने तरीके से बोलता हूँ कि तुम्हारा जो कोर्स अभी चल रहा है, मतलब जो तुम्हारी प्रायोरिटी है, ऑलमोस्ट आप सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट बनने जा रहे हो, तो वहाँ पर ऐसा कुछ मैटर नहीं करता कि आपके 12th क्लास में बहुत ज़्यादा आए हैं या बहुत कम आए हैं। पहली बात, जैसे कईयों की एक्सपेक्टेशन होगी कि भाई मेरे तो 95 98 आने चाहिए थे, मेरी तो ज़िंदगी तबाह हो गई, मैं तो बर्बाद हो गया, मेरे तो यार इतने आए। तो जो भी ऐसा कुछ दिमाग में अगर चल रहा है तो मुझे लगता नहीं है कि उसका कोई फ़ायदा है, क्योंकि तुम्हारे प्रोफेशन में उस चीज़ की कोई ज़रूरत है ही नहीं। हाँ, अब ऑफिशियली डिक्लेयर हो चुका है कि तुम 12th से निकल चुके हो और अपनी लाइफ में अब आप लोगों को आगे बढ़ना है। मात्र अगर मैं सीए फाउंडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो 3-3.5 महीने का जो आपका समय है, मई ऑलमोस्ट जाने ही वाला है, जून जुलाई अगस्त 3.5 महीने मान लो, डेडिकेटेडली तगड़े तरीके से आपका अच्छे से पढ़ाई करो और निकाल लो एग्ज़ाम। कोई मैटर नहीं करेगा आपके क्या मार्क्स आए हैं क्या नहीं है, ज़्यादा पे भी मैटर नहीं करेगा, कम पे तो करेगा ही नहीं, क्योंकि तब आप कुछ अचीव कर चुके होगे। तो बिल्कुल नहीं, फोकस नहीं करना अपने रिजल्ट पे, क्या रहा क्या नहीं रहा। ऑल वेल, सही है, समझ में आ गया सबको? तो अब आगे आने वाली जर्नी के लिए आप सभी को अच्छे से मेहनत करनी है। इसको चालू करो टीवी को। तो लेट्स स्टार्ट आज की क्लास। तो मेरे बच्चों, बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। आज एक बड़ा अच्छा टॉपिक होगा एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन। तो एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन नाम का जो टॉपिक है वो बहुत ज़रूरी है। उसको करने से पहले एज यूजुअल हम लोग जो है वो क्या करेंगे, एक बार बैक करके दोबारा करो। हम लोग पहले करेंगे रिवीजन, बैक करके दोबारा करो। हो रहा है क्या? चल तू करता रहे, मैं रिवीजन करा देता हूँ तब तक। चलो बेटा, हमारा क्या चल रहा है, यूनिट नंबर 1 चल रहा है, जिसमें हम लास्ट टॉपिक एक्सेप्टेंस के ऊपर अभी है। सेकंड लास्ट टॉपिक है, एक टॉपिक छोटा सा और है 5 मिनट का। तो इस यूनिट नंबर 1 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बिल्कुल शुरुआत से अच्छे से रिवीजन करवा देता हूँ एंड देन हम लोग आज की क्लास शुरू करेंगे। यूनिट 1 नाम है जनरल नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, इंट्रोडक्शन मान लो आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। तो मैंने आपको बताया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की शुरुआत जो है वो कब हुई थी, 1/9/1872 को, 1872, 1 सितंबर 1872 ऑल ओवर इंडिया में ये लॉ एप्लीकेबल है। अब कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, सबसे पहले आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। सेक्शन 2 क्लॉज क्लॉज बोलो एच, एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। ऑल वेल, एग्रीमेंट क्या होता है सर? एग्रीमेंट का डेफिनेशन है एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एग्रीमेंट। और प्रॉमिस का डेफिनेशन क्या था? व्हेन एन ऑफर इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स प्रॉमिस। फिर मैंने आपको बताया बहुत और शॉर्ट में
एक बार और बता देता हूँ, वैसे तो हमने वहाँ पे बहुत टाइम लगाया था। कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए दो चीजें चाहिए, एग्रीमेंट प्लस वो एग्रीमेंट जिस पर आप लीगल हेल्प ले सको। एग्रीमेंट प्लस वो एग्रीमेंट जिस पर आप लीगल हेल्प ले सको, उसको आप क्या नाम देते हो? कॉन्ट्रैक्ट देते हो। ऑल वेल। तो एग्रीमेंट अच्छे बुरे सारे तरीकों के होते हैं। आपको अच्छे एग्रीमेंट पे ही आप लीगल हेल्प ले सकते हो। अब इसको लॉ की लैंग्वेज में अच्छे एग्रीमेंट मतलब वैलिड एग्रीमेंट। ठीक है, आगे मैंने आपको इन वैलिड एग्रीमेंट के बारे में भी बताया था। तो आप प्रॉपर वैलिड एग्रीमेंट बनाओगे तो ही आप लीगल हेल्प लोगे, तभी कानूनी मदद मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। तो एग्रीमेंट कितने टाइप के होते हैं सर? दो टाइप के। एक तो हम जनरल सोशल एग्रीमेंट भी बनाते हैं आपस में, भाई कल मेरा तेरे भाई का जन्मदिन है, आ जाइए, है ना, या वहां जाना है, घूमने चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, ये सब सोशल टाइप की बातें होती हैं। तो सोशल एग्रीमेंट बनाते वक्त हमारा कोई इंटेंशन नहीं होता कि हम कौन सा रिलेशन बनाए। तो फिर जब लीगल रिलेशन का इंटेंशन नहीं है तो एनफोर्सेबल बाय लॉ भी नहीं रहेगा। जो भी नया बच्चा सुन रहा है वो समझ लो, एनफोर्सेबल बाय लॉ मीन्स ऐसे एग्रीमेंट जिस पर आप लीगल हेल्प ले सकते हो या नहीं। जब एग्रीमेंट में हमारी इंटेंशन ही नहीं थी लीगल रिलेशन बनाने की, तो एनफोर्सेबल बाय लॉ तो है नहीं, तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा। तो यहाँ एक कंक्लूजन निकलता है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर सोशल एग्रीमेंट आर बिजनेस एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट। तो दूसरे टाइप एग्रीमेंट कौन सा था? बिजनेस। तो बिजनेस एग्रीमेंट में आपकी इंटेंशन होती है कि आप कौन सा रिलेशन बनाओ? लीगल रिलेशन। एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा क्योंकि ऑलरेडी एग्रीमेंट तो वो है और आपकी इंटेंशन भी है लीगल रिलेशन बनाने की, तो एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ऑल वेल था। फिर हमने बात करी टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में मैंने आपको पहला टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बताया ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन। क्रिएशन के बेसिस पर, यानी कि आप कैसे कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट करते हो, तो तीन मैंने अलग अलग तरीके बताए। या तो आप एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट करते हो, या तो आप इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो, या एक टैसिट कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पर आप सामने वाली पार्टी से जो भी एग्रीमेंट बना रहे हो वो एक्सप्रेस करके बना रहे हो अपनी बातों को, या तो ओरल में एक्सप्रेस कर रहे हो या राइटिंग में एक्सप्रेस कर रहे हो। सही है। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट मीन्स ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जहां पर मैं सामने वाले पर्सन से कोई कॉन्ट्रैक्ट बना तो रहा हूं लेकिन मेरे को कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। मेरे जो इम्पोज्ड बाय लॉ है, लॉ ने थोप रखा है। जैसे एक कुली रेलवे स्टेशन पर आपका सामान पिक करता है, तो उसकी ड्रेस ये बताती है कि वह इम्प्लाइडली उसका यही काम है। ठीक है। और फिर था एक टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। तो सुनना बेटे, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट बेटा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो किसी कंडक्ट के थ्रू चलता है। जैसे ऑक्शन सेल खत्म कब होगी इसका पता कैसे चलेगा? जब वो फॉल ऑफ हैमर कर दे। या एटीएम मशीन में हम गए के पास पैसे निकालने गए, तो आप लगे पड़े हो कार्ड डालने में, निकालने में, डाल रहे हो, बटन दबा रहे हो, साला कुछ नहीं हो रहा क्योंकि मशीन के ऊपर लिखा हुआ था नो कैश। तो तुम वहां क्या ऐसी की तैसी करा रहे हो? हाँ, अब देखो मशीन जब एटीएम पे जाते हो लिखा होता है प्लीज इंसर्ट योर कार्ड, लिखा है ना, तो आप क्या कर देते हो? कार्ड इंसर्ट करते हो। फिर वो अगला कंडक्ट बोलता है एक काम करो, आप इसमें अपना पिन नंबर डालो। फिर आप अपना पिन डालते हो। कहते हो अमाउंट डालो, अमाउंट डालते हो। अकाउंट टाइप डालो, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, आपने डाल दिया सेविंग अकाउंट, वो भी करते हो। आया कुछ समझ में? इंस्ट्रक्शन के ऊपर चलता है। जैसे वेट मेजरमेंट मशीन है, मशीन पे वजन कैसे तोलते हो? आप मशीन पे खड़े होकर डांस कर रहे हो, ओए मेरे देश की धरती है, अभी आपको वो बोला है सीधा खड़े रहो, तो आप उसकी बातों को फॉलो कर रहे हो, कंडक्ट को फॉलो कर रहे हो, तभी आपका वजन सही आएगा। या कॉइन ऑपरेटेड टेलीफोन मशीन है, तो वो 51वें सेकंड में बोलना चालू कर देता है, टू टू। कॉइन ऑपरेटेड वाला जिसमें आप सिक्का डाल के बात करते हो। तो मतलब वो एक कंडक्ट कर रहा है, वो इशारा कर रहा है कि आप क्या करो, इसमें नया कॉइन डाल दो, नहीं तो 59 के बाद फोन आपका कट जाएगा। और ऑक्शन सेल बताया, ठीक है। फिर दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है
क्रिएट हो गया ना, अब आप चेक करो जो मैंने क्रिएट किया उस पर मैं लीगल हेल्प ले सकता हूँ या नहीं। तो दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी, सेकेंड वाला। ऑल वेल, तो ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी में आपके 6 अलग अलग पॉइंट होते हैं। देखो, या तो आपने जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया होगा वो वैलिड बनाया होगा, या वॉइड एग्रीमेंट होगा, या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा, या वॉइडेबल होगा, या इलीगल होगा, या अनएनफोर्सेबल होगा। सब कुछ याद आ रहा है ना? रिवीजन का महत्व तब बढ़ता है जब आपने रेगुलर क्लास अटेंड की हो प्लस आपने अपने घर पे पढ़ाई की हो। जिसने घर पे पढ़ाई की और रेगुलर क्लास लिए, आप बिलीव करो ये रिवीजन उसके लिए अमृत के समान होती है। और जो है वही क्लास में भी बैठा हुआ है, घर पे भी कुछ नहीं करता, समझ में तो उसको भी आता है क्योंकि हम इतना अच्छा तो पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी जिस जिस डीप में जाकर समझना चाहिए वो नहीं समझ पाओगे। अभी राइटिंग प्रैक्टिस भी चालू करनी है, काफ़ी सारे काम करने हैं, लेकिन वो राइटिंग प्रैक्टिस का महत्व तब ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा जब आपने अच्छे से पढ़ लिया हो। तो आप सभी अपना काम बहुत अच्छे से करो, क्योंकि थोड़े ही समय में हम राइटिंग प्रैक्टिस भी चालू कर देंगे। तो दोनों हाथ जोड़कर निवेदन है सभी बच्चों से, आप अपना काम अपने घर पर रेगुलर बेसिस पर करते रहो। आपका प्रॉपर स्टडी होना चाहिए, नहीं तो लॉ के अंदर फेल होना बहुत आम बात है बच्चों के लिए, खासकर सीए फाउंडेशन। क्यों आम बात है? नंबर नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? राइटिंग की वजह से नहीं मिलते। तो राइटिंग पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। राइटिंग पे कब ध्यान दोगे? जब आपको प्रोविजंस पता होंगे सारे। और प्रोविजन सुने सुनाए वहाँ लिखोगे, पास नहीं होगे। प्रोविजन को लीगली बुक से अच्छे से पढ़कर अगर आप लिखते हो तब जाकर आपका कुछ होने वाला है, नहीं तो भूल जाओ अपने आप को। सही है? ऑल वेल, तुम सब समझदार भाइयों को, आगे बढ़ते हैं हम। अब उन 6 जो अभी हमारा रिवीजन चल रहा है वो ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी 6 पॉइंट में पहला है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो बेटा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए मैंने आपको 10 पॉइंट्स दे रखे हैं। कितने? आप एक काम करो, इन 10 के 10 को फॉलो करो, आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या हो जाएगा? वो वैलिड हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट, आप प्रॉपर ऑफर और उसकी एक्सेप्टेंस आपको मिलनी चाहिए। किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए आप प्रॉपरली ऑफर देना और आपको उस ऑफर का बदले में क्या मिलेगा? प्रॉपर एक्सेप्टेंस। पहला ओके। दूसरी बात, आपकी इंटेंशन होनी चाहिए कि आप कौन सा रिलेशन बनाओ? लीगल रिलेशनशिप। 2 पॉइंट हो गए। तीसरी बात, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए। मैंने कहा था इस दुनिया में हर कोई पर्सन केपेबल है कॉन्ट्रैक्ट बनाने के, माइनर अनसाउंड माइंड और पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ को छोड़कर। नंबर 4 ये कहता है कि सर कंसिडरेशन का होना जरूरी है। किसका होना जरूरी है? कंसिडरेशन का होना जरूरी है। कंसिडरेशन मीन्स किसी भी एग्रीमेंट में बिना कंसिडरेशन के एग्रीमेंट वैलिड नहीं होगा, समथिंग इन रिटर्न। नंबर 5, आपकी कंसेंट फ्री होनी चाहिए। मतलब कोई आपका फर्स्ट क्लास है आज, ठीक है, अभी आ जाएगा मैटर, थोड़ा बहुत आ रहा है समझ में, ठीक है, तो अभी रिवीजन ही करवा रहा हूँ, मैं आपको करा दूंगा अलग से। फ्री कंसेंट होनी बहुत ज़रूरी है। छठा पॉइंट, लॉफुल पर्पस होना बहुत ज़रूरी है। 7वां पॉइंट, सर्टेनिटी होनी चाहिए। 8वां पॉइंट, ध्यान से सुनिए बेटा, आप ऐसे एग्रीमेंट मत बनाना जिनको ऑलरेडी लॉ ने वॉइड डिक्लेयर कर रखा है। वॉइड मतलब यूजलेस। तो यूनिट नंबर 3 में मैं आपको 11-12 पॉइंट बताऊंगा जो एक्सप्रेसली लॉ ने वॉइड डिक्लेयर कर रखे हैं कि आप अगर ऐसा एग्रीमेंट बनाते हो तो वॉइड है। जैसे आप किसी को शादी करने से रोक रहे हो, शर्त यह है कि वो मेजर होनी चाहिए। मेजर इन द सेंस वो कानूनी रूप से बालिग होने चाहिए। तो लड़कियां 18 साल और लड़के 21 साल में के बाद वो अपनी मन मर्जी से जिस मर्जी से शादी कर ले कानूनी रूप से, और अगर उनको कोई रोकता है तो वो एग्रीमेंट जो है वो क्या है? गलत है। सही है? या आप किसी के व्यापार को रोक रहे हो, कोई बिजनेस कर रहा है, आप उसके ट्रेड को रोक रहे हो, रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। रेस्ट्रेंट मतलब रोकना, आप किसी के व्यापार को रोक रहे हो। ऑल वेल,
तो इन सारी सिचुएशन में क्या करना होगा हमें, इन सारी की सारी सिचुएशन में आपका एग्रीमेंट एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर है, ऐसे मत करना। और पॉसिबिलिटी परफॉर्म होना चाहिए, 9वां पॉइंट। और 10वां पॉइंट था अदर रिक्वायरमेंट ऑफ अदर लॉ। ऑल वेल। फिर दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सिबिलिटी का दूसरा पॉइंट, वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है, ऐसा एग्रीमेंट जो यूजलेस है, जो स्टार्टिंग से ही यूजलेस है। जैसे मैं एग्रीमेंट कर रहा हूं किसी माइनर के साथ, यूजलेस है, कोर्ट में जा ही नहीं सकता, फ्यूचर में माइनर ने मेरे खिलाफ कुछ कर दिया तो ना वो जा सकता है, सही है। फिर है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो मैंने आपको वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बीच का बहुत मेजर डिफरेंस बताया था। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो बनाते वक्त वैलिड होते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस से पहले कुछ ऐसी इम्पॉसिबिलिटीज हो जाती है जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस कर पाना असंभव हो जाता है। ऑल वेल। जैसे तुम यहां पर अभी पढ़ने आ रहे हो, वैलिड है, तुमने मैम को ऑफर दिया होगा पढ़ने के लिए कि मेरे को यहाँ पढ़ना है, कहीं और मत जाना, और प्लस मैम ने आपको एक्सेप्टेंस दी होगी, एग्रीमेंट बन गया होगा, तुम यहाँ पर पढ़ने आ रहे हो, बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन मान लो किसी कारणवश हम आपको नहीं पढ़ा पा रहे और जेन्युइन रीजन है। जेन्युइन रीजन क्या आ गया भाई, दिल्ली में कुछ ऐसा नेचुरल कैलेमिटी आ गया जिसकी वजह से सब बंद हो गया, कोविड आया था, बंद हो गया था सब कुछ, तो क्या अब आप मेरे खिलाफ लीगल एक्शन ले लोगे? पढ़ा ही नहीं रहे, पैसा खा गया। अरे भाई मेरे, कैसे खा गया, नेचुरल कैलेमिटी है, समझ गए। या आप पढ़ने नहीं आए तो मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल सकता, तो वॉइड हो गया हमारे बीच का रिलेशन जो पहले वैलिड था, समझ गए। फिर हमारा वॉइडेबल था, वॉइडेबल में एक पार्टी सही है, एक पार्टी गलत है, एक पार्टी सही है, एक पार्टी गलत है। अब इसको ऐसे समझो कि मैं तुम्हें धमकाकर, तुमसे धमकाकर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, उस समय तो तुम्हारी मजबूरी थी क्योंकि AK-47 पेट के बीच में लगी हुई थी, तुमने हाँ 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 बोल दिया, और जब फिर यहां से बाहर जाओगे तो पहले कोर्ट में जाके यही एग्रीमेंट जो जबरदस्ती मैंने तुमसे बनवाया है उसको कैंसिल कर दोगे, वॉइडेबल। एंड द लास्ट वन वाज, सेकंड लास्ट वाज इलीगल। इलीगल, वॉइड प्लस पनिशेबल। जैसे मैं माइनर के साथ एग्रीमेंट कर रहा हूं, दिस इज जस्ट वॉइड, ये सिर्फ यूजलेस है, लेकिन मैं दाऊद इब्राहिम को फोन कर रहा हूं कि भाई सुमित सर को धमकी देनी है, सुपारी दिलवानी है सुमित अरोड़ा सर को, दाऊद से मेरी सेटिंग है पर्सनल लेवल पे, तो भाई दिस इज इलीगल। बोलो ओके, ऑल वेल, ठीक है। और अभी जिंदगी में हम आगे बढ़े, एक था अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो मैंने कहा था इट मीन्स द कॉन्ट्रैक्ट विच आर गुड इन सब्सटेंस बट ड्यू टू सम टेक्निकल रीजन लाइक नॉट प्रॉपर स्टैंपिंग, नॉट प्रॉपर साइंड, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स व्हाट, अनएनफोर्सेबल। ठीक है, डन था। और हम आगे बढ़े, फिर मैंने आपको बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, कॉन्ट्रैक्ट दो टाइप के होते हैं, एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें दोनों पार्टी अपनी परफॉर्मेंस कर चुकी होती है। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें सिर्फ एक पार्टी, दोनों में से कोई पार्टी अपनी परफॉर्मेंस नहीं करती, सिर्फ अभी एग्रीमेंट बना है, परफॉर्मेंस बाद में करेंगे, सही है। और फिर था ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म, एक यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक बाइलेटरल होता है। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट मतलब वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट जहां पर ओनली वन पार्टी हैज टू परफॉर्म, और बाइलेटरल मतलब दोनों को परफॉर्म करना होता है। यूनिलेटरल में सिर्फ एक को परफॉर्म करना है कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त, जैसे तुम एयर इंडिया की टिकट बुक करो, फ्लाइट बुक करो, तो पेमेंट तुम्हें इमीडिएटली करनी है, फ्लाइट तो बाद में आएगी, ठीक था। और फिर हमने और मिसलेनियस को छोड़कर मोटा मोटा फिर मैंने आपको स्टार्ट कराया ऑफर का टॉपिक। तो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए चाहिए होता है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस एनफोर्सेबिलिटी, एनफोर्सेबल बाय लॉ। कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए ये तीन चीजें चाहिए होती है या नहीं,
और ऑफर और एक्सेप्टेंस को जोड़ दो तो वो क्या बन जाता है? एग्रीमेंट बन जाता है। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट अगर एनफोर्सेबल बाय लॉ है तो क्या बन गया? आ गया समझ में? तो मैंने आपको फिर पढ़ाया ऑफर क्या होता है। तो याद करो, ऑफर मतलब जब कोई एक पर्सन एक्सप्रेस करता है अपनी विलिंगनेस सामने वाले पर्सन को। एक्सप्रेस क्यों कर रहा है? ताकि वो सामने वाले पर्सन की एसेंट ले सके। एसेंट मतलब सहमति, हाँ। When one person signifies his willingness to do or abstain from doing any activity or thing with a view to receive the assent of that other person is called offer. All well? कोई नहीं है? नहीं, कोई है ही नहीं यहाँ, तो नहीं दिख रहा। एक मिनट, आयुष, ठीक है, तो डन। तो फिर मैंने आप लोगों को इसके बाद बताया क्या? ऑफर का मीनिंग के बाद मैंने बताया ऑफर का टाइप। तो टाइप्स ऑफ ऑफर में सबसे पहला टाइप कौन सा? ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेनिटी ऑफ द ऑफरी। तो ऑफर दो टाइप के होते हैं, एक जनरल ऑफर। ऑफर आपके दो टाइप के हैं, एक आपका जनरल ऑफर और एक स्पेसिफिक ऑफर। जनरल ऑफर मेड टू पब्लिक एट लार्ज, सबको ऑफर दिया जाता है। वो कौन सा ऑफर है? सबको, कोई भी, एनीवन। मेरा कुत्ता खो गया, कोई भी जो मेरे खोए हुए कुत्ते को ढूंढ कर लाएगा उसको 5100 रुपए का इनाम दूंगा। दिस इज जनरल ऑफर। और स्पेसिफिक ऑफर मतलब इस क्लास में जो भी बच्चा 90 प्लस मार्क्स लाया उसको मैं एक इनाम दूंगा। ठीक है, दिस इज स्पेसिफिक ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर मेड टू ए पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन, और जनरल ऑफर मेड टू पब्लिक एट लार्ज। बोलो ओके? आई थिंक ओके, ठीक है। तो फिर मैंने आपको बताया ऑफर का दूसरा टाइप, ऑन द बेसिस ऑफ टाइमिंग ऑफ सेकंड ऑफर। एक काउंटर ऑफर होता है, एक क्रॉस ऑफर। काउंटर मींस व्हेन वन पर्सन गिव्स ऑफर देन अनदर पर्सन गिव्स सेकंड ऑफर, एंड द सेकंड ऑफर इज कॉल्ड काउंटर ऑफर। सही है। फिर एक होता है क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर मींस इट मींस एक्सीडेंटल एक्सचेंज ऑफ सिमिलर ऑफर। सिमिलर ऑफर एक्सीडेंटली क्या हो जाता है? एक्सचेंज हो जाता है। और ये कभी भी फोन फान फेस टू फेस नहीं होता, ये लेटर के थ्रू ही होगा, क्योंकि फेस टू फेस में तो इमीडिएट कम्युनिकेशन होती है। तो क्रॉस मींस मैं आपको एक लेटर भेज रहा हूँ कि क्या तुम अपनी गाड़ी बेचोगे 5 लाख में। तुम भी कोइंसिडेंटली सेम टाइम पर एक लेटर भेज रहे हो मुझे कि क्या अपनी गाड़ी जो है बेचना, मैं तुम्हारी गाड़ी खरीदना चाहता हूँ 5 लाख में, क्या तुम बेचोगे? मतलब एक ही ऑफर जो मैंने भी दिया और उसने भी। ऑफर प्लस ऑफर इज इक्वल टू नथिंग। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट। सही है, ठीक है। इसलिए बोला आई लव यू टू, है ना। चलो, फिर थे ऑफर के रूल्स। मैं श्योर हूं इस बात के लिए कि अगर तुम्हारा क्वेश्चन आता है तो ज्यादातर ऑफर के रूल से आता है। तो रूल नंबर 1 क्या था? ऑफर मस्ट बी मेड विद इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। रूल नंबर 2, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। रूल नंबर 3, ऑफर मस्ट बी सर्टेन। नंबर 4, ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन। आप अपनी इंटेंशन डिक्लेयर मत करो, यार मैं सोच रहा हूं अपनी बाइक बेच दूं। दिस इज डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन, दिस इज नॉट ऑफर। ऑफर प्रॉपरली देना है। क्या तू मेरी बाइक खरीदेगा? वाइफ की बात नहीं कर रहा। क्या तू मेरी बाइक खरीदेगा? ऑल वेल? क्या भाई बोल? अबे इंटेंशन बताना और ऑफर देने में फर्क नहीं है। जैसे मैं किसी मुझे तू अच्छी लगती है, ये क्या है? ये प्रपोजल है? नहीं है।
तो प्रपोजल पूरा घुटने में बैठ के अच्छे से दे तरीके से। हाँ तो तू बोलेगा ही यहाँ पे, तेरे कॉलेज जाऊंगा मैं किसी दिन। वैसे मेरे को डाउट है, मुझे नहीं लगता तेरे से कोई पटी होगी। दिखा दे व्हाट्सएप आज तो गुस्से में दिखा दे कि सर देखो दो दो से बात चल रही। बेटे देख ले कोई दोस्त ना हो लड़का बन के बात कर रहा। कभी कभी ऐसा भी होता है। ठीक है, अच्छा ओके वापस आते हैं। तो इंटेंशन देखो, हम कुछ बेचने के लिए इंटेंशन तो बताते हैं बट उसको ऑफर नहीं बोलते। जब हम प्रॉपरली ऑफर देंगे ना तो वो एग्जैक्टली होगा जहां पर हम इंटेंशन की जगह एक्सप्रेस करेंगे अपना प्रॉपरली ऑफर। इंटेंशन हमारा वैलिड कभी नहीं होता, ठीक है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट था, ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम इनविटेशन टू ऑफर। और फिर छठा पॉइंट था, ऑफर शुड नॉट हैव सच कंडीशन विच नॉन कंप्लायंस बी ट्रीटेड एज ऑफर। और सातवां पॉइंट था, ऑफर कंडीशनल हो सकता है। जैसे एक लैंडलॉर्ड ये बोल सकता है कि तुम मेरे यहाँ पर एज टेनेंट रह सकते हो बट वेजिटेरियन होना चाहिए तुम, या ओनली फैमिली अलाउड है मेरे यहाँ पर, बैचलर्स अलाउड नहीं है। या कई जगह पर बोलते हैं बैचलर्स ही ओनली अलाउड है कॉलेज के आसपास। जैसे यहाँ पर बैचलर्स के लिए काफ़ी पीजी वगैरह अवेलेबल होते हैं आसपास। सही है, समझ गए। तो फिर हमने चालू किया एक्सेप्टेंस। रिवीजन ओके, समझ में आ रहा है। एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है? एक्सेप्टेंस मींस, इट मींस पॉजिटिव रिप्लाई बाय द ऑफरी। एक्सेप्टेंस बहुत सिंपल है, ऑफरर ने कुछ बोला और एक्सेप्टेंस मींस पॉजिटिव रिप्लाई दे दिया किसने? ऑफरी ने। समझ में आ गया। अब एक्सेप्टेंस का कुछ रूल होते हैं एक्सेप्टेंस के, जरा वो रूल समझ लेना। सबसे पहला रूल एक्सेप्टेंस का, एक्सेप्टेंस मस्ट बी, जो भी एक्सेप्टेंस दी गई है वो हमेशा अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। अनक्वालिफाइड मतलब बिना किसी शर्त के। जैसे मैंने आपको ऑफर दिया, क्या तुम मेरी कार 5 लाख में खरीदोगे? तो तुमने कहा हाँ, लेकिन 4,80,000 में, तो ये तो काउंटर ऑफर हो गया। तो एक्सेप्टेंस अगर शर्तों के साथ दोगे तो वो एक्सेप्टेंस नहीं, वो काउंटर ऑफर कहलाएगा। ऑल वेल था। और फिर मैंने दूसरा छुड़वा के तीसरा करवा दिया था, तीसरा चौथा पांचवा पूरा हो गया था। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड दूसरा है, मैंने वो छुड़वा दिया था। मैंने कहा अभी हम करेंगे आज की क्लास में, वो मैं अभी शुरू करूंगा। लेकिन उसको शुरू करने से पहले बाकी के खत्म कर देता हूं, ये छोटे छोटे से। सी पॉइंट कहता है एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बाय प्रॉपर पर्सन। एक्सेप्टेंस कौन देगा? प्रॉपर पर्सन देगा। प्रॉपर पर्सन मींस, तो बेटा मेरे अगर मैंने ऑफर जनरल वाला दिया है तो कोई भी एक्सेप्टेंस दे देगा, और अगर मैंने ऑफर स्पेसिफिक दिया है तो ओनली स्पेसिफिक पर्सन मेरे को एक्सेप्टेंस देगा। मैंने अगर इस बंदे को अपनी कार बेचने का ऑफर दिया है तो कार खरीदने का ऑफर एक्सेप्टेंस मेरे को यही देगा, और कोई बंदा नहीं देगा। आगे समझ में? सही है। फिर डी पॉइंट था, एक्सेप्टेंस मस्ट बी विद इन फिक्स टाइम, और इफ देयर इज नो फिक्स टाइम देन विद इन रीजनेबल टाइम। तो कोई भी बंदा आपके ऑफर का एक्सेप्टेंस देगा तो एक एक्सेप्टेंस देने की तय सीमा होती है, समय सीमा होती है। आप उसी जो फिक्स टाइम है उसमें एक्सेप्टेंस दोगे। और अगर आप उस फिक्स टाइम में एक्सेप्टेंस नहीं दे पा रहे हो तो फिर आप एक्सेप्टेंस कैसे दोगे? एक काम करो, रीजनेबल टाइम में दे दो। कौन से टाइम में? रीजनेबल टाइम में दे दो। कोई समस्या? लेकिन रीजनेबल टाइम का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पिछली क्लास में भी समझाया। रीजनेबल टाइम डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से। जैसे कल आपका एग्जाम है मान लो, तो आज आप मेरे से कोई डाउट पूछ रहे हो व्हाट्सएप पे, तो रीजनेबल ये है मैं आज रात या कल सुबह तक आपको आंसर भेज दूं। लेकिन मान लो आपका एग्जाम जो है वो 1 महीने बाद है, तो रीजनेबल ये है कि मैं 2-4 दिन बाद भी आंसर दे दूं तो चलेगा, 5 दिन में दे दूं तो चलेगा। समझ गए? तो रीजनेबल टाइम ऑलवेज वेरी करता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। ई पॉइंट, एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन प्रेस्क्राइब्ड मेथड। जैसे मैंने बोला आप मुझे एक्सेप्टेंस ईमेल के थ्रू देना,
और आप मुझे व्हाट्सएप का ऑडियो मैसेज भेज रहे हो, तो वैलिड? मैं सुनता ही नहीं ऑडियो मैसेज। मेरे दोस्त ही इतने कमीने उल्टा सीधा भेजते रहते, इसलिए मैंने ऑन ही करना छोड़ दिया, है ना, होता है इसलिए कभी ऑडियो में खोलता ही नहीं। तो जब मैंने तेरे को बोला ईमेल से भेज, तो ईमेल से भेजना भाई। जैसे होता नहीं है कभी कोई पार्टी में हम किसी को बुला रहे हैं, तो शादी में बुला रहे हैं, तो उसमें हम लिख देते हैं कि भाई ड्रेस कोड है। ड्रेस कोड क्या है? तो भाई ब्लैक पहनेंगे लड़के और रेड पहनेंगी लड़कियां, वो भी वेस्टर्न ड्रेस, ये इंडियन ड्रेस है। तो अब आपको क्या पहन के आना है? अब ब्लैक कलर के कपड़े पहन के आओगे, है ना, लड़कियां रेड कलर की पहन के आएंगी। अब ऐसे में दो चार ऐसे छपरे निकल ही जाते हैं। उसी ड्रेस की पार्टी में, जैसे एक बार हुई थी, मैंने करी थी ऑर्गेनाइज पार्टी 2021 में। तो पार्टी ऑर्गेनाइज की थी हमारे सेंटर पे कालका जी में, तो छत पे किया था, वो बहुत बड़ा छत वहां पर है सेंटर पे, तो वहां किया। तो हमने ड्रेस कोड रखा, सेम यही था जो मैं बता रहा हूँ। ब्लैक कलर का जो लड़के हैं वो पहनेंगे और लड़कियां पहनेंगी क्या, रेड कलर। अनाउंस हो गया, 15 दिन बाद पार्टी थी, अपनी अपनी सब तैयारियों में लग गए। मैं भी अपना ब्लैक कोट पैंट, काला चश्मा मस्त वाला, क्योंकि छत पे था और अच्छा लगता है सब। और भी बच्चे आ गए, लड़कियां भी आ गई, उसमें 2-3 लड़के, एक तो वो पीली सी टी शर्ट पहन के आ गया, उस पर लिखा था हाउ आर यू, मुझे आज भी याद है उसकी टी शर्ट। मैं इधर आई एम नॉट फाइन, जो तेरे को बोला है वो पहन के आना, तो वही पहन के आना। सारे छोड़ो ना, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, वैसे भी जिंदगी खराब है। तो मेथड क्या है भाई? मेथड ये है कि तेरे को ब्लैक पहन के आना, तो तू ब्लैक पहन गया। होता नहीं ऐसा, कई बड़े बड़े इवेंट्स में ऐसा ड्रेस कोड होते, तो आप उसी ड्रेस कोड में आओ, जो प्रेस्क्राइब्ड मेथड है आप उसमें आओ। ऐसी जो प्रेस्क्राइब्ड मेथड में आंसर देना आप वैसे ही दो। जैसे आप सीएमए वालों, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, तो आंसर कैसे लिख के आओगे? सब्जेक्टिव। या सीए फाउंडेशन सब्जेक्टिव है, तुम आंसर कैसे लिखोगे? ऑब्जेक्टिव। अपना ही अलग गोला बना के आ जाओगे। पीके हो रहे हो क्या, है ना जी? समझ गए बात को? तो प्रेस्क्राइब्ड मेथड, जो भी मेथड दिया है उसी मेथड से करो। ईमेल बोला है तो ईमेल से करो, व्हाट्सएप बोला है व्हाट्सएप करो, फेस टू फेस बोला है फेस टू फेस करो। सही है? तो ये हमारा अगला पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, एक्सेप्टेंस कैन नॉट प्रेसिडेंट ऑफर। एक्सेप्टेंस कभी भी ऑफर को प्रेसिडेंट नहीं करता। जैसे मैंने ये बोला कि क्या तू मेरी कार खरीदेगा, कहता हाँ मैं तेरा घर खरीदूंगा, मैं बेच क्या रहा हूं, और वो क्या खरीद रहा है? पगले, मेरा ऑफर क्या है? कार खरीदने के लिए ना, तो कार के लिए हाँ बोल। तू कह रहा नहीं यार घर खरीद लूंगा। सही है? और सबसे गंदा तो तब होता है, मैं, तू मुझे अच्छी लगती है लेकिन मुझे तो राकेश पसंद है, ठीक है वही गंदा हो गया आदमी के साथ में गड़बड़ है। ये दुनिया का सबसे मतलब बेकार सा, फिर बंदा अपनी टी शर्ट सही करके इधर उधर देखते हुए ठीक है चला जाता है। तेरे साथ हुआ है ना ऐसा? तो ये क्यों हंस रहा? हाँ, फोन निकाल के बहाना ऐसे करके हेलो टाइप करके निकल जाओ। तो एक्सेप्टेंस कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए ऑफर को प्रेसिडेंट करे। प्रेसिडेंट मतलब इग्नोरिटी ऑफ ऑफर। एक्सेप्टेंस इग्नोरेंस ऑफ ऑफर जा रहा है, वो बोल कुछ रहा है, तू कुछ और आंसर दे रहा है। जैसे क्लास में मेरे क्वेश्चन का तुम लोग आंसर देते हो मैं पूछता कुछ और हूँ, आपका जवाब कहीं और ही होता है, ब्रह्मांड का कोई दूसरा ही कोना पकड़ लेते हो, है ना? तो सिंपली एक्सेप्टेंस गिवन, इग्नोरिटी इज नॉट ट्रीटेड एज एक्सेप्टेंस। आ गया समझ में? अब बिल्कुल बहुत तगड़ा टॉपिक, बहुत अच्छा टॉपिक, इसी एक्सेप्टेंस का रूल नंबर 2। बाकी सारे बहुत इजी इजी रूल थे, मैंने बता दिए सारे। रूल नंबर 2 है एक्सेप्टेंस मस्ट बी व्हाट, कम्युनिकेटेड। तो बेटा मेरे बहुत अच्छा टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से समझना।
क्या हुआ जी, ये इसको मैं अपने स्टाइल में अपने तरीके से यहां बताऊंगा, तुम लोग वहां पढ़ लेना बाद में। ये लेटर है, ठीक है, ऑफर लेटर। मिस्टर ए ने ऑफर लेटर दिया, मान लो 1 जनवरी को। ऑल वेल, किसी भी चीज का हो सकता है, आप अपने मन में कुछ भी सोच लो। मान लो ये अपनी कार को बेचने का ऑफर दे रहा है, मिस्टर बी के पास लेटर पहुंचा, लेटर रीच्ड ऑन, मान लो 5 जनवरी को, ठीक है। मिस्टर बी के पास पोस्टमैन आया और वो घर के बाहर वो डब्बे से नहीं बने होते, लेटर बॉक्स, उसमें डाला और चला गया 5 तारीख को। ऑफर का रूल नंबर 2 क्या है? ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। तो वहां मैंने एक बात बताई थी, ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है? When ऑफरी कम्स टू नो अबाउट द ऑफर। मैंने तो कहा यहाँ पर ऑफर पहुंचा है 5 तारीख को, मैंने तो नहीं बोला रीड हो गया नहीं हो गया। तो आपको हमेशा ऑफर की कम्युनिकेशन देखनी है कब कंप्लीट होगी, व्हेन ऑफरी कम्स टू नो अबाउट द ऑफर। तो यहां बताओ ऑफरी कौन है? मिस्टर बी। बी ने ऑफर रीड किया 6 जनवरी को। कब किया? तो बताओ ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई? ठीक है, अब थोड़ा इंटेलिजेंट वाला क्वेश्चन पूछूंगा, अच्छे से आंसर देना। इस बंदे का नाम क्या है? मिस्टर ए, जो कि ऑफरर है, और ये मिस्टर बी क्या है? अबे इधर लिख देता हूं। दोबारा से क्वेश्चन, ऑफर की कम्युनिकेशन मेरे इस एग्जाम्पल में कब कंप्लीट हुई? 6 जनवरी को। आपका ये आंसर 6 जनवरी क्यों आया? क्योंकि ऑफर का रूल नंबर 2 कहता है ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड एंड द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीटेड व्हेन ऑफरी कम्स टू नो अबाउट द ऑफर। सही है। अगला प्रश्न, ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई अगेंस्ट ऑफरी? दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई अगेंस्ट ऑफरी? 6 जनवरी। और कौन? 5। और सब गलत हो, ध्यान से सुनो। 1 जनवरी। मैंने क्या बोला? अगेंस्ट ऑफरी। तो ऑफरी के अगेंस्ट में कौन है? ऑफरर। और उसकी कम्युनिकेशन की डेट क्या है? आया कुछ समझ में? तो बोलो, ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई अगेंस्ट ऑफरर? 6 जनवरी। ये बिल्कुल राइट आंसर है तुम्हारा। समझ गए अगेंस्ट वाला? अगेंस्ट वर्ड अगर हो ना तो उसके अपोजिट वाले की डेट पकड़ लो। जैसे बोला अगेंस्ट ऑफरी, तो ऑफरर की डेट पकड़ो। अगेंस्ट ऑफरर तो ऑफरी की डेट पकड़ लो। आ गया समझ? चलो अब इस एग्जाम्पल को मैं और पूरा करता हूं, आगे बढ़ते हैं। ये फालतू फालतू की चीजें हटाओ। चलो, 6 जनवरी को बंदे ने रीड किया एंड एक्सेप्ट भी कर लिया एंड पोस्ट भी कर दिया सेम डे, पोस्टेड ऑन सेम डे। तो एक्सेप्टेंस 6 तारीख को पहुंचा दी। अब वो एक्सेप्टेंस उड़ते 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 कबूतर जा 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 10 तारीख को यहां पर पहुंची। ठीक है, तो
एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई? बहुत सिंपल, बताओ बेटे, एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई? 10th ऑफ जैन। ऑल वेल, एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई अगेंस्ट ऑफरर? 6 जनवरी को। यस और नो? मैंने क्या बोला? अगेंस्ट ऑफरर। ऑफरर कौन है? ये बंदा। इसके अगेंस्ट में कौन है? बात मैंने किसकी करी? एक्सेप्टेंस की। उसकी डेट क्या है? और अगर मैं यही बात ऑफर की करता तो उसकी डेट क्या होती फिर? आ गया समझ में? ओ बोलो, कौन बच्चा है जिसको नहीं आया? ऑल वेल? ठीक है। अगेंस्ट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके क्वेश्चन के अंदर अगर कहीं पर हो तो आप इसको अच्छे से समझ लेना, ठीक है? अब एक और आपसे क्वेश्चन, क्या मैं अपने द्वारा दिया गया ऑफर रिवोक कर सकता हूं? रिवोक मतलब वापस ले सकता हूं? नहीं ले सकता। ऐसे क्यों नहीं ले सकता? जैसे कि मैंने किसी को प्रपोज किया व्हाट्सएप पे, अभी मैसेज डिलीवर्ड नहीं हुआ, इंटरनेट ऑफ है, इतने में उसका एक कांड मेरे सामने आ गया, तो क्या वो मैसेज डिलीट हो सकता है या नहीं? उसके पढ़ने से पहले डिलीट द मैसेज, डिलीट फॉर ऑल, बहुत अच्छा ऑप्शन है व्हाट्सएप पे। या नहीं यार, अब तो बोल दिया यार, अब तो फंस गई मैं। ऐसा होगा? नहीं फंसी अभी तो भाई, वापस ले ले अपना नाम। सही है। तो मैंने तुम्हें ऑफर भेजा, ऑफर तुम्हारे तक अभी पहुंचा नहीं है, या पहुंच तो गया है लेकिन अभी तुमने मेरे ऑफर को पढ़ा नहीं है, तो मैं उससे पहले किसी भी फास्टेस्ट मींस ऑफ कम्युनिकेशन से अपना ऑफर वापस ले सकता हूं। लेकिन एक बार उसने एक्सेप्टेंस दे दी तो फिर मैं अपना वापस, अब खुद सोचो, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू, और अगर वही 10 रूल फॉलो हुए हो तो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बना होगा। अब आप अगर अपना वापस लेते हो तो फिर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बन गया, अब आप मना कर रहे हो तो क्या हो जाएगा? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है, यूनिट नंबर 5, कि अगर आप ब्रीच करते हो कॉन्ट्रैक्ट को तो ये गड़बड़ है, आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता है। तो ऑफर कैन बी रिवोक एनी टाइम, बट ऑफरी के एक्सेप्टेंस देने से पहले। क्या मैं एक्सेप्टेंस रिवोक कर सकता हूं? क्यों नहीं कर सकता? एक्सेप्टेंस सामने वाले को, जब ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड है तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड भी तो है। मैंने तुम्हें ऑफर भेजा, तुमने एक्सेप्टेंस दे दी, एक्सेप्टेंस अभी रास्ते से उड़कर आ रही है बाय पोस्ट, तुमने कहा नहीं यार वो गलत एक्सेप्टेंस दे दी, तो तुमने मुझे कॉल कर दिया कि दीपक भाई तेरे पास एक लेटर आ रहा है, जो तूने ऑफर दिया था उसका एक्सेप्टेंस लेटर तेरे पास आ रहा है, लेकिन मैं उस एक्सेप्टेंस को पहले से रिवोक कर रहा हूं, लेटर को फाड़ के फेंक दियो। मैं बोलूंगा ठीक है भाई। तो एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन एक्सेप्टेंस के पहुंचने से पहले कभी भी आप कर सकते हो, किसी भी फास्टेस्ट मींस ऑफ कम्युनिकेशन। लेकिन अगर मेरे पास एक बार एक्सेप्टेंस आ गया तब आप उसको कभी भी रिवोक, आ गया समझ में? रास्ते में लेटर खो गया, आप क्या करें? लेटर खो गया तो एक्सेप्टेंस वैलिड होगी या नहीं होगी? तो आपको एक एग्जांपल देता हूं, फिर बताना वैलिड होगी या नहीं होगी। जिशान की नौकरी लग गई, तो जिशान को एक मेल आया, एक लेटर आया घर पे, ऑफर लेटर, कि जिशान परसों तक आपको ये लेटर हमें पोस्ट करना है, सरकारी नौकरी आपकी लग गई है क्राइम ब्रांच में। भाई कोई, हर कोई जाना चाहता है, सीबीआई वाले ये थोड़ी हर बार जाके गोली मारते हैं, उनके ऑफिस के भी काम होते हैं, बहुत सारी चीजें होती। तो इस बंदे ने अपना पूरा वो फॉर्म वॉर्म ऑफर लेटर अच्छे से भरा, फिल किया और पोस्ट कर दिया, और रास्ते में इसका ये लेटर खो गया। अब बता, एक्सेप्टेंस वैलिड होगी या नहीं? होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए?
अरे भाई मेरी गलती थोड़ी थी। तो एक्सेप्टेंस अगर रास्ते में खो गई है तो भी वो वैलिड होगी, लेकिन तूने एक्सेप्टेंस देकर अपने ही ड्रॉवर में रख लिया। हाँ, अपने पास। तो सामने वाला जादूगर है सौरव गांगुली? बता, तेरा नाम क्या बेटे? सार्थक। क्या सामने वाला जादूगर है? नहीं है ना? ये मेरे को सौरव गांगुली की तरह इसका फेस, किसी और को भी लगा क्या? थोड़ा मेरे को, मैं सुबह भी मैं कहा गांगुली भाई इधर आ गया, इधर आजा, ठीक है। ऑल वेल, बहुत फेमस क्रिकेटर है यार, दादा, है ना? ऑल वेल, आगे बढ़ रहे हैं हम। तो ये मेरा अभी रिवोकेशन का और कम्युनिकेशन का टॉपिक है। अब मैं इसको पढ़ने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से समझना। तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड में सेम ये लेटर वाला गेम वही है। देखो, 1 जनवरी को ऑफर दिया, ऑफर लेटर पहुंचा 5 जनवरी को, 7 जनवरी को एक्सेप्ट किया और सेम डे पोस्ट करा, और एक्सेप्टेंस लेटर कब पहुंचा? 10 जनवरी को। मेरा एग्जांपल सेम है, बस मैंने वहां 7 की जगह 6 कर दिया था, बाकी सेम है। तो क्वेश्चन ये है, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज व्हेन कंप्लीटेड? ये 7 तारीख है यहाँ पर, ठीक है। व्हेन ऑफरी कम्स टू नो अबाउट द ऑफर। ऑल वेल, अब कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हुई? तो देखो यहां पर आया एज अगेंस्ट द ऑफरर। तो ऑफरर के अगेंस्ट में कौन सी डेट है एक्सेप्टेंस की? 7 तारीख। और ऑफरी के अगेंस्ट में कौन सी डेट है? 10 तारीख। बोलो ओके, बोलो ओके। कोई बच्चा जिसको डाउट है जरा पूछ लो एक बार। समझ में आ गया सबको? अब कुछ स्पेशल सिचुएशंस हैं, जरा इस पे देखना। रिवोकेशन की सिचुएशन है। रिवोकेशन ऑफर का कब कर सकते हो? तो मैंने आपको बोला ना, जब भी ऑफरर ऑफर देता है तो वो अपने ऑफर को कभी भी रिवोक कर सकता है, लेकिन ऑफरी के एक्सेप्टेंस देने से पहले। तो बताओ इस एग्जांपल में एक्सेप्टेंस कब दी है? 7 जनवरी। तो 7 जनवरी से पहले किसी भी फास्टेस्ट मींस ऑफ कम्युनिकेशन से तुम क्या कर दो? रिवोक कर दो, किसी भी फास्टेस्ट मींस ऑफ कम्युनिकेशन से। तो कह रहा है ऑफ ऑफर, द ऑफरर मे विड्रॉ द ऑफर बिफोर इट्स एक्सेप्टेंस, दैट इज ऑन 7th of Jan। एक्सेप्टेंस का विड्रॉ कब हो सकता है? रिवोकेशन। तो ऑफरी मे विड्रॉ द एक्सेप्टेंस बाय फास्टेस्ट मींस ऑफ कम्युनिकेशन बिफोर द ऑफरर रिसीव द एक्सेप्टेंस, मतलब 10 जनवरी से पहले। बोलो यहां तक ओके? अगला दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ ऑफरी आफ्टर एक्सेप्टिंग द ऑफर फेल्स टू पोस्ट इट, देन देयर विल बी नो एग्रीमेंट। खुद ही सोचो, तुमने हाँ बोल के अपने अपने ड्रॉवर में ही रख लिया, तो उस एग्रीमेंट का कोई वैल्यू रहा क्या? कोई फायदा ही नहीं है इस एग्रीमेंट का। तीसरा पॉइंट कहता है, इफ ऑफरी पोस्ट द एक्सेप्टेंस लेटर बट इट इज लॉस्ट इन ट्रांजिट। ऑफरी ने एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट करा, लेकिन वो एक्सेप्टेंस लेटर रास्ते में क्या हो गया? खो गया। देन दिस विल बी ट्रीटेड एज एक्सेप्टेंस प्रोवाइडेड दैट, हाँ वो एक्सेप्टेंस वैलिड मानी जाएगी, लेकिन पहली बात वो प्रॉपरली क्या हो? एड्रेस हो। जैसे मैंने जिशान का एग्जांपल दिया कि इसको सीबीआई से ऑफर लेटर आया जॉब के लिए, इसको बोला गया 2 दिन में फिल करो, आंसर भेज दो। इसने वो लेटर फिल किया, पोस्ट कर दिया, लेकिन सुनो वो लॉस्ट इन ट्रांजिट हो गया। अब वो लॉस्ट इन ट्रांजिट क्यों हुआ? उसके कई कारण हो सकते हैं। कारण ये था कि इसने जो रिटर्न किया, मतलब अपना एक्सेप्टेंस लेटर भेजा, वो एक अजीब गरीब एड्रेस पे भेज दिया। तो आपका एड्रेस क्या होना चाहिए? अगर गलत एड्रेस पे भेजा होगा ना, तो तेरी नौकरी फिर तुझे नहीं मिलेगी। प्रॉपरली एड्रेस होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल वेल। दूसरा, एफिक्स्ड करेक्ट वैल्यू ऑफ पोस्टेज स्टैंप। जो पोस्ट करते हैं उस पोस्टेज स्टैंप की आपने कौन सी वैल्यू डाली हो? एकदम करेक्ट वैल्यू डाली हो। और इन फैक्ट पोस्टेड इट एट द पोस्ट ऑफिस। वाकई में कबूतर को ना दे दिया हो। इधर आ जरा, मुंह के चोंच ऊपर कर।
सकती है, उड़ जा, ऑल वेल, तो ये गड़बड़ हो जाएगी। तो हमेशा याद रखना, आपका एक्सेप्टेंस अगर लॉस्ट इन ट्रांजिट होता है तो भी वैलिड माना जाएगा, बट वो प्रॉपरली एड्रेस और करेक्ट पोस्टेज स्टैंप वैल्यू डालिए। स्टैंप समझते हो ना, वो जो चिट सी चिपकाते हैं, बूढ़े बूढ़े लोग चिपके होते हैं उस पर, वो सरकारी स्टैंप होती है। एंड देन लास्ट पॉइंट, आपने प्रॉपरली पोस्ट ऑफिस के थ्रू वो भेजा हो, ठीक है। तो ये मेरा एक्सेप्टेंस का टॉपिक था, कैसा लगा? रिपीट कर रहा हूं एक बार, एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है? इट मींस पॉजिटिव रिप्लाई बाय द ऑफरी। इसके टाइप्स कुछ नहीं होते, सीधा रूल होते हैं। रूल नंबर 1, एक्सेप्टेंस आपकी अनक्वालिफाइड होनी चाहिए, वरना वो काउंटर ऑफर मानी जाती है। नंबर 2, एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, और इसी के अंदर मैंने आपको रिवोकेशन भी बता दिया। नंबर 3, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बाय प्रॉपर पर्सन, मतलब जनरल ऑफर दिया है तो कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, और अगर स्पेसिफिक ऑफर दिया है तो एनी पर्सन नहीं, ओनली स्पेसिफिक पर्सन कैन एक्सेप्ट द ऑफर, ऑल वेल। और फिर मैंने एक अगला पॉइंट बताया, एक्सेप्टेंस हमेशा प्रेस्क्राइब मेथड पे दोगे आप, जो मेथड फिक्स है आप उसी मेथड पे दोगे। मैंने बोला ईमेल से एक्सेप्टेंस देनी है तो आपको ईमेल से एक्सेप्टेंस देनी है, समझ गए? अगला, एक्सेप्टेंस ऑफर को कभी प्रेसिडेंट नहीं कर सकता, मतलब अगर मैंने ऑफर दिया है किसी ए चीज को बेचने के लिए, तो आप एक्सेप्टेंस मुझे बी चीज की दे रहे हो तो वो अलाउड नहीं है, ऑल वेल। लास्ट टॉपिक यूनिट नंबर 1 का, बहुत अच्छा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, टॉपिक है लैप्स ऑफ ऑफर। आपके द्वारा दिया गया ऑफर क्या हो गया? लैप्स हो गया। लैप्स मतलब खत्म हो जाना। तो ऑफर लैप्स कब कब होता है? ऑफर कब कब लैप्स हो सकता है? मैंने ऑफर दिया, आपने एक्सेप्टेंस अभी तक नहीं दी, मैंने अपने ऑफर को क्या कर लिया? रिवोक कर लिया, तो ऑफर क्या हो गया? लैप्स। मैंने ऑफर दिया और तूने मेरे मुंह पे मना कर दिया। ये भी होता है ना जीवन में, बहुत होता है, तो कॉलेज में तो हर दिन होता है, हर घंटे भी हो जाता है कभी कभी। तो जो भी जा रही है, आई लव यू, भाग यहाँ से, सही है। तो रिवोकेशन हो गया है दक्ष, ऑल वेल। तो लैप्स मतलब सिंपल, मैंने तुझे ऑफर दिया, तूने मुझे मना कर दिया, रिजेक्शन। 2 पॉइंट, रिवोकेशन हो गया, रिजेक्शन हो गया। मैंने तुझे ऑफर दिया, तूने काउंटर ऑफर मार दिया, तो पहले वाला क्या हो गया? लैप्स हो गया। मैंने कहा भाई आलू 100 रुपए का 5 किलो, तूने कहा 80 का 5 किलो लगाओ। अब 100 वाली बात तो खत्म हो गई ना, अभी तो 100 की कर रहे हैं, तो यानी कि वो अब लैप्स हो गया, ऑल वेल। मैंने तुम्हें ऑफर दिया और तुम मर गए, ठीक है, डेथ ऑफ द ऑफरी, या ऑफरर की डेथ हो गई। मैंने ऑफर दिया और इतने में खुशी के मारे में निकल लिया। खुशी पे थोड़ा डिटेल में मत जाना, ठीक है। अगली बात, मैंने तुम्हें ऑफर दिया, इतने में मैं इंसॉल्वेंट हो गया, तो मैं तुम्हें कंसीडरेशन कहां से दूंगा? तो भी वो लैप्स हो गया। तो ये लैप्स की कई सारी सिचुएशंस है, एक एक करके इसको हम देखते हैं। सबसे पहला, एन ऑफर लैप्सेस, लैप्स मतलब फिनिश या खत्म हो जाना, खत्म मतलब एंड हो जाना। ए पॉइंट, बाय नोटिस ऑफ रिवोकेशन, बाय पासेस ऑफ टाइम, जैसे ऑफर सिर्फ लिमिटेड पीरियड के लिए, सुना है कभी? और तुम 1 साल बाद गए, जी वो तो तुमने कुछ बोला था उस दिन, बेटा वो 10 दिन का ऑफर था, खत्म हो गया, निकल यहाँ से, सही है। तो या तो फिक्स टाइम होता है, या तो कोई फिक्स टाइम नहीं होता, तो क्या होता है? सी पॉइंट कहता है डेथ, इंसेनिटी और इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑफरर या ऑफरी। किसी ऑफरर की डेथ हो गई, इंसेन हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया।
इनसेन मतलब पागल हो जाना, सही है? देखा है तुमने कभी किसी पागल को? मुझे क्यों देख रहे हो घूर घूर के? सौरभ यार ऐसे मत कर यार। जैसे मैंने पूछा उसने ऐसे देखा, मुझे पहले ऐसे था। दिस इज नॉट डन। ऑल वेल। नेक्स्ट है by failure of the acceptor to fulfill a condition precedent to acceptance। जैसे मैंने ऑफर दिया था कि भाई ब्लैक कपड़ों में आना है पार्टी में, और तू वही टी शर्ट में आ गया। टी शर्ट पे लिखा हुआ था मेरे बाप का कातिल तू, ठीक है। कई फंकी फंकी टी शर्ट चलती रहती है ना। एक मैं थोड़े टाइम पहले देखा था, उसमें लिखा था भाई पैसे का जुगाड़ कर। एक बंदा टी शर्ट पहन के चल रहा था, उस पर लिखा हुआ था भाई पैसे का जुगाड़ कर, और उसकी जो बच्चा आया था उसमें लिखा हुआ था हाउ आर यू, और नीचे स्माइल बनी हुई थी। तो जब मैंने बोला ब्लैक कपड़ों में आना है पैंट शर्ट में, तो तू ये फालतू के कपड़े पहन के क्यों आया, निकल। सही है? तो तूने मेरी कंडीशन को फुलफिल नहीं किया। जैसे मैं कह रहा हूँ क्लास में फ़ोन अलाउड नहीं है, मैंने पहले ही बोल दिया, और तुम बार बार फ़ोन बज रहा है, कंपनी का आ रहा है मुझे पता है, और कोई तुम्हें कॉल नहीं करेगा, लेकिन क्यों आ रहा है, बंद करो इसको। अगला है बाय काउंटर ऑफर, और ये तो घनघोर बेइज्जती वाली बात हो जाती है। बाय रिजेक्शन बहुत ही भयंकर बेइज्जती होती है। आप मुंह पे मना कर दो, किसी ने बोला आई लव यू, पागल है तू, उस लायक नहीं है, और मना करके ही लाइन बोलो तू डिजर्व नहीं करता। देखा है अपने आप को तूने, छपरे का छोटा भाई लगता है ना? और इस तरीके से मना किया जाए तुम्हें, सोचो कितना बुरा लगेगा, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज योर यूनिट नंबर 1। उम्मीद करता हूँ आपको मैं प्रॉपरली अच्छे से बता पाया। कैसा लगा यूनिट 1? पूरा फिंगर्स पे है या नहीं? क्या बेटा? ऑफर? अच्छा, एक्सेप्टेंस अभी हो जाएगा। तो आपके इस यूनिट से क्वेश्चन जरूर आता है, और अगर क्वेश्चन का तो छोड़ो, आगे वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो टोटली डिपेंड आपके इस यूनिट की मेहनत पर करता है। आगे का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कई शब्द ऐसे होंगे कई यूनिट्स में जो बार बार आएंगे, और वो आपको इस यूनिट को अच्छे तरीके से अगर आपने किया होगा तो ही कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। ऑल वेल। तो यूनिट नंबर 2 कंसीडरेशन, वो मुझे शुरू करना है, लेकिन समय इतना ही है कि मैं अभी रिवीजन करा सकता हूँ। एक लास्ट रिवीजन पूरे यूनिट की, कॉपी किताब बंद, दिमाग की बत्ती ओपन, लाते ही बड़े दिमाग की बत्ती एकदम ओपन, और पूरा यूनिट रिवाइज करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, रिवीजन तुम्हारी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा सीरियसली करना है। बैग वैग बाद में बंद करो, पहले सुन लो, तैयार हो गए पहले बैठ के। तो ठीक है जी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारा स्टार्ट होता है 1 सितंबर 1872 को, होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल है। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन यूनिट 1 शुरू है मेरा। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन कहती है एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए दो चीजों की आवश्यकता है। एक मैं साथ साथ दिखा भी दूं क्या, ये डिस्टरबेंस हो जाएगी, ऐसे ही बोलता हूँ। एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो यानी कि आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त तो दो चीजों को बहुत अच्छे से देखना है, एक एग्रीमेंट प्लस उसी एग्रीमेंट पर एनफोर्सेबिलिटी ऑफ द लॉ। ठीक है? एग्रीमेंट कैसे बनता है सर? तो एग्रीमेंट बनाने के लिए आपको दो चीजें चाहिए, एक ऑफर प्लस उस ऑफर की, सेम ऑफर की एक्सेप्टेंस। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, तो अगर वो वैलिड एग्रीमेंट है, मतलब बिजनेस एग्रीमेंट है, तो एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा, ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट होगा। लैंग्वेज में एग्रीमेंट का डेफिनेशन सेक्शन नंबर 2 क्लॉज ई कहता है एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसीडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एग्रीमेंट। और प्रॉमिस का मतलब क्या होता है? व्हेन एन ऑफर इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स प्रॉमिस। जब एक ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया जाता है वो क्या बन जाता है? प्रॉमिस बन जाता है। कोई दिक्कत?
फिर मैंने थोड़ा सा और आगे लाइफ में बढ़ा, मैंने आप लोगों को बताया आगे कि एग्रीमेंट कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, एक सोशल एग्रीमेंट, एक बिजनेस एग्रीमेंट। सोशल एग्रीमेंट में आपकी इंटेंशन कभी नहीं होती कि आप लीगल रिलेशनशिप को बनाओ, तो एनफोर्सेबल बाय लॉ भी नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा। बिजनेस एग्रीमेंट में आपकी इंटेंशन होती है लीगल रिलेशन को बनाने की, एनफोर्सेबल बाय लॉ भी होगा और कॉन्ट्रैक्ट भी होगा। कंक्लूजन ये निकला, ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, सोशल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, बिजनेस एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट। यहां तो कोई दिक्कत। फिर टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुए। पहला टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन, पहले क्रिएट करो, फिर एनफोर्सेबिलिटी चेक करेंगे, फिर परफॉर्मेंस चेक करेंगे, कौन परफॉर्म करेगा फिर वो चेक करेंगे। 4 बातें बताई थी मैंने। पहली, ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन, एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक इम्प्लाइड होता है, एक टैसिट होता है। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट मींस आप एक्सप्रेस कर रहे हो अपना कॉन्ट्रैक्ट, या तो ओरली करोगे या राइटिंग में करोगे। ओरली मतलब बोलकर, राइटिंग मतलब लिखकर। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट इम्पोज्ड बाय लॉ होता है, एक तरीके से आप ये मान लो लॉ ने थोप रखा है आपके ऊपर कि ये होना ही होना है। जैसे कुली ने आपका सामान, या आप बेहोश हो गए, डॉक्टर ने आपका इलाज कर दिया, आप उठ के बोले तूने मुझसे पूछा थोड़ी था इलाज करने से पहले, ये पगले तू मरा पड़ा था, तेरा इलाज कर दिया मैंने, अब तू मना कर रहा है, ठीक है, इम्प्लाइड है, तेरे को पैसे देने पड़ेंगे। और फिर था टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट मींस द कॉन्ट्रैक्ट विच इन्फर्ड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, जो पार्टीज के कंडक्ट से चलता है। और मैंने यहाँ पर 4 बहुत अच्छे बेमिसाल आपके एग्जाम्पल सेट किए हुए हैं। विड्रॉवल ऑफ कैश फ्रॉम एटीएम मशीन, कॉइन ऑपरेटेड टेलीफोन मशीन, वेट मेजरमेंट मशीन और फॉल ऑफ हैमर इन ऑक्शन सेल। सही है। अब देखो क्रिएट हो गया। अब क्रिएट होने के बाद चेक करो जो क्रिएट किया है वो सही किया या गलत। तो सही और गलत का पता दूसरे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में लग जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी। 6 तरीके हैं, 6। या तो आपने जो एग्रीमेंट बनाया वो वैलिड होगा, और वैलिड होती वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। या जो एग्रीमेंट बनाया वो यूजलेस है, वॉइड एग्रीमेंट। या जो एग्रीमेंट बनाया जब बनाया था तो ठीक था, बाद में यूजलेस हो गया, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। या इलीगल, वॉइडेबल और अनएनफोर्सेबल। पहला मैंने आपको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाया। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है, इट मींस द कॉन्ट्रैक्ट जिसमें 10 पॉइंट हैं, आप 10 के 10 फुलफिल कर लेना। पहला पॉइंट, प्रॉपर ऑफर और उसकी एक्सेप्टेंस, अरे वो तो सोशल एग्रीमेंट में भी होती है, तो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। तीसरा, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड आर केपेबल टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, छोड़कर माइनर अनसाउंड माइंड पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। नंबर 4, कंसिडरेशन। देखो बेटा इसी का यूनिट 2 स्टार्ट होगा अगली क्लास में। कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न, क्विड प्रो क्यो इसका लैटिन वर्ड है। चौथा कंसिडरेशन, पांचवा फ्री कंसेंट। यूनिट 3 में पूरा टॉपिक आएगा, इसका लैटिन वर्ड है कॉन्सेंसिस एडिडम, मतलब सेम माइंड सेम सेंस, जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट मत बनाना। नंबर 6, लॉफुल पर्पस। नंबर 7, सर्टेनिटी। नंबर 8, ऐसे एग्रीमेंट मत बनाना जिनको कानून ने वॉइड डिक्लेयर कर रखा हो। नंबर 9, पॉसिबल टू परफॉर्म। नंबर 10, अदर रिक्वायरमेंट ऑफ अदर लॉ। ऑल वेल। अगली बात पे गया मैं, वॉइड एग्रीमेंट की। वॉइड एग्रीमेंट कौन से एग्रीमेंट होते हैं? यूजलेस एग्रीमेंट, स्टार्टिंग से यूजलेस होते, ठीक है। फिर आती है बात वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड एग्रीमेंट में डिफरेंस ये होता है कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो बनाते वक्त वैलिड है, लेकिन परफॉर्मेंस से पहले कुछ ऐसी असंभावनाएं आ जाती है, इम्पॉसिबिलिटीज आ जाती है, जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस कर पाना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, तो वो वॉइड हो जाता है। फिर था वॉइडेबल। वॉइडेबल में क्या होता है, एक पार्टी शरीफ है, एक कमीना है, एग्रीव्ड और डिफेंडेंट। कमीना मत बोला करो, एग्जाम वगैरह में मत लिख के आ जाना कमीना, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए, मतलब मैंने तेरे से कोई जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट बनाया, फिजिकली असॉल्ट कर दिया, मार वार के, या अनड्यू इन्फ्लुएंस कर दिया। धर्म पत्नियां बनाती अपने पतियों के साथ में ऐसे कॉन्ट्रैक्ट, या पति पत्नी के साथ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बनाते, 3 दिन से मुंह बना के घूम रही है, क्यों? और फिर ज्वेलरी चाहिए। या हस्बैंड जो है 4 दिन से मुंह बना के घूम रहा है, खाना नहीं खा रहा। और तुम लोग भी ऐसा काम करते होगे अपनी मम्मियों के साथ, करा नहीं है? कई बार खाना नहीं खाया तुमने 2 दिन से, करा है कि नहीं करा? किसी ने पक्का करा होगा। खाना छोड़ना तो हमारे भारत में वो है एक फॉर्मूला कि खाना छोड़ो और मिल जाएगा,
और चुपचाप से रात को 2:30 बजे देगा, सब सो रहे हैं, फ्रिज खोला, गप 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 सो गए। ये छल भी तुम्हें आता है सब कुछ। ठीक है, आगे बढ़े। बेटे आप दोनों इधर आके बोलो ना, क्या बोल, इधर आओ, दोनों आओ, इधर आओ, यहाँ पे बताओ। चलो क्या बात हो रही थी, मुझे तो पर्सनली बता दो, मैं आ जाता हूँ उधर। चलो, जिसको भी कुछ बोलना है स्टेज पे आओ, पूरा मौका दूंगा अच्छे से बोलने का, ठीक है। तो अभी कंटिन्यू करते हैं इसको। वॉइडेबल ओके, फिर था इलीगल। इलीगल क्या होता है? वॉइड प्लस पनिशेबल, एंड द लास्ट वन इज अनएनफोर्सेबल। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो सही तो होता है लेकिन टेक्निकल रीजन की वजह से उसको आप एनफोर्स नहीं कर सकते। साइन ही नहीं किए, साइन करना भूल गए, किसी को चेक इशू कर दिया सोच बिना साइन किए, तो क्या फायदा ऐसे चेक का? या राइटिंग में जहां था होना चाहिए वहां राइटिंग में नहीं करा। जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी आप ओरल में नहीं बेच सकते, या ऐसी जगह जहां पर लैप्स ऑफ टाइम हो गया। आपको मैंने लिमिटेशन एक्ट बताया था 1963, आपको मैं अलग से बता दूंगा इसके बारे में, ठीक है, यहां तक ओके। फिर तीसरा टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। दो टाइप के होते हैं, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट मींस द कॉन्ट्रैक्ट जहां दोनों पार्टी ने अपनी परफॉर्मेंस फुलफिल कर दी है। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट मींस द कॉन्ट्रैक्ट जहां दोनों में से किसी ने अभी अपनी परफॉर्मेंस फुलफिल नहीं करी है। ऑल वेल, इसी को फर्दर आगे लेकर गए ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म। चौथा टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दो होते हैं, यूनिलेटरल और बायलेटरल। यूनिलेटरल मतलब वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट वेयर ओनली वन पार्टी हैज टू परफॉर्म इस पार्ट ऑफ प्रॉमिस एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, एंड बायलेटरल में बोथ पार्टी हैज टू परफॉर्म। जैसे हम दोनों का भी बायलेटरल है, मैं तुम्हें कब पढ़ाऊंगा? जब तुम आओगे, या पढ़ा के छोड़ दूं, बाद में तुम यहां से उठा लेना, कैच कर लेना शब्द, तारे जमीन पे के जैसे, है ना जी। तुम्हारा प्रेजेंट होना इज वेरी इंपॉर्टेंट वाइल गिविंग सर्विसेज। जनरली दोनों पार्टी का एक साथ होना जरूरी होता है, ठीक है। और आगे बढ़े लाइफ में, फिर मैंने कुछ मिसलेनियस कॉन्ट्रैक्ट बताए, जैसे कि ई कॉम कॉन्ट्रैक्ट, जिसको आप माउस क्लिक कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हो, ठीक है। फिर हमारा स्टार्ट हुआ ऑफर। ऑफर का मैं आपको बता रहा हूं, दोबारा से एग्जाम में आएगा ये। ऑफर का मतलब when one person signifies his willingness to do or abstain from doing, मतलब या तो कुछ करने के लिए ऑफर दे रहे हैं या कुछ ना करने के लिए भी ऑफर दिया जाता है कि यार मतलब मैंने तेरी गाड़ी ठोक दी, तू पुलिस वाले को बुला रहा है, मैंने कहा मत बुलाना, 5,000 ले ले, विद अ व्यू टू रिसीव द एसेंट ऑफ दैट अदर पर्सन। ऑफर मैं क्यों देता हूं? सिर्फ अपनी बात रखने के लिए, उसका हाँ या ना में अपनी बात रखना मतलब डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन, वो थोड़ी है। मैं ऑफर इसलिए दे रहा हूं ताकि सामने वाला बंदा मुझे आंसर दे। तो इसको अब लैंग्वेज में रिपीट कर रहा हूं। ऑफर का डेफिनेशन, सेक्शन 2 क्लॉज ए, when one person signifies his willingness to do or abstain from doing any activity or thing with a view to receive the assent of that other person is called offer. ऑफर के टाइप्स क्या होते हैं? अच्छा, ऑफर भी सोशल और बिजनेस ऑफर ही होता है, जैसे सोशल एग्रीमेंट और बिजनेस एग्रीमेंट है। अब ऑफर के टाइप्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहला, ऑन द बेसिस ऑफ टाइमिंग सर्टेनिटी ऑफ द ऑफर। एक जनरल ऑफर है और एक स्पेसिफिक ऑफर है। जनरल ऑफर मेड टू पब्लिक एट लार्ज, स्पेसिफिक ऑफर मेड टू ए पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन। ऑल वेल। फिर था ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेनिटी ऑफ द ऑफर के बाद ऑन द बेसिस ऑफ टाइमिंग ऑफ सेकंड ऑफर एक काउंटर ऑफर होता है, क्रॉस ऑफर होता है। Counter offer means when one person gives offer then another person gives second offer. The second offer is called counter offer. Cross offer means it means accidental exchange of similar offer. फिर हमारा था स्टैंडिंग ऑफर, ओपन ऑफर। एक वो ऑफर जो कंटिन्यूअस रहता है, एक बार बोलो लगातार, जैसे अखबार वाला रोज हमारे घर पे अखबार दे जाता है, दूध वाला दूध दे जाता है, ठीक है। फिर हमने बात करी ऑफर के रूल्स की। रूल नंबर 1, ऑफर मस्ट बी मेड विद इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। नंबर 2, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। नंबर 3, ऑफर मस्ट बी सर्टेन। नंबर 4, ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन। नंबर 5, ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम इन्विटेशन टू ऑफर। नंबर 6, ऑफर शुड नॉट हैव सच कंडीशन विच नॉन कंप्लायंस बी ट्रीटेड एज ऑफर। नंबर 7, मे बी कंडीशनल। ऑल वेल। फिर बात हुई एक्सेप्टेंस की। एक्सेप्टेंस जो आज पढ़ा है, एक्सेप्टेंस मीन्स पॉजिटिव रिप्लाई बाय द ऑफरी। और एक्सेप्टेंस का रूल क्या है? रूल नंबर 1, रूल नंबर 1, acceptance must be unqualified, otherwise it will be treated as
काउंटर ऑफर। रूल नंबर 2, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड एंड द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज व्हेन कंप्लीट व्हेन ऑफर, ये ऑफर के अंदर है, ठीक है। ऑफर एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेटेड में मैंने आपको 2 लेटर बना के प्रॉपरली रिवोकेशन वगैरह सब समझा दिया। नंबर 3, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बाय प्रॉपर पर्सन। नंबर 4, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन इन प्रेस्क्राइब मेथड। और नंबर 5, एक्सेप्टेंस कभी भी ऑफर को प्रेसिडेंट कर काट कर नहीं दे सकते। एंड लास्ट टॉपिक वाज लैप्स ऑफ ऑफर। ऑफर लैप्स कब हो जाता है? जब मैंने आपको ऑफर दिया, आपने रिजेक्ट कर दिया, डेथ हो गई, इंसेनिटी हो गई, इंसॉल्वेंसी हो गई, काउंटर ऑफर मार दिया, ठीक है, सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉयड हो गया, इन सारी सिचुएशन में ऑफर मेरा क्या हो जाता है? लैप्स हो जाता है। तो ये मेरा ओके तो यहाँ आपका यूनिट नंबर 1 प्रॉपरली खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया है। अगली क्लास में हम यूनिट नंबर 2 शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच।